नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न। रामचरितमानस विवाद कितना नुकसान करेगा भाजपा का? दूसरा, क्या राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हो गए हैं? और तीसरा, क्या धर्म और जाति देखकर सजा दी जाएगी? तो सबसे पहले इस विषय पे आने से पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें सहयोग के रूप में देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त एक बार भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी आर्थिक मदद से हमें चैनल चलाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे पहली बात, रामचरितमानस विवाद कितना नुकसान करेगा भाजपा का? देखिए, अभी एक बिहार के मंत्री जी थे, उन्होंने रामचरितमानस को लेके एक टिप्पणी की, वक्तव्य दिया, और उसके बाद बहुत हो हल्ला मच रहा है। एफआईआर हो रही हैं, वहाँ उनको इस्तीफा देना चाहिए, ये सब हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। अब थोड़ा ये समझना होगा कि बीजेपी क्या चाहती है, और दूसरी तरफ क्योंकि वो विवाद अब केवल बिहार का नहीं रह गया, वो विवाद अब उठ के उत्तर प्रदेश में भी आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस विवाद को यहाँ पे भी उठा दिया है। तो बीजेपी क्या चाहती है और आरजेडी और सपा के नेता क्या चाहते हैं, ये भी जरा आज हम लोग एग्जामिन करने की कोशिश करना है। देखिए, पहली मूलभूत बात यह है कि देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, और जहां पे सब धर्म, सब जाति, सब लोग बराबर हैं। लेकिन बीजेपी बार बार हिंदुत्व की बात करके, कुछ वो जो देश पर राज करेगा, हिंदू इत्यादि इत्यादि बात करके, धार्मिक भावनाओं को लगातार भड़का करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है, और सक्सेसफुली कर रही, सफल हो रही है उसमें। अगर आपको याद हो, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब चीजें रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया था कि बाबरी मस्जिद सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसके बाद किया क्या? वो गिरा दी गई, ढहा दी गई। उनको इसकी क्या सजा मिली? उनको सजा मिली कि शाम तक आप कोर्ट में बैठे रहेंगे, 1 दिन की सजा जो बोली जाती है, और शायद 1 रुपया जुर्माना या कुछ इस तरह से, एक टोकन जुर्माना, 1 रुपया 10 रुपया जो भी जुर्माना। अब आप ये बताइए, बाबरी मस्जिद जब गिरी, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट में कहा था, उसके बाद उसके कारण जिस देश में कितने लोग मारे गए, वो मुस्लिम भी थे, वो हिंदू भी थे, सब दोनों धर्मों के थे। लेकिन इसके लिए जो व्यक्ति जिसने कहा कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, जो उस पद पे बैठा हुआ था, उसने हिफाजत नहीं की, तो क्या उसकी सजा क्या 1 दिन की सजा या 10 रुपया या 1 रुपया है? मतलब ये भी तो सोचना होगा ना। देखिए, मंडल के लागू होने के बाद जो क्षेत्रीय दल थे, जैसे खास करके यूपी बिहार में, वो बड़ी ताकत बनकर उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी, सपा, बिहार में आरजेडी, ये सारी बड़ी ताकतें पोस्ट मंडल इफेक्ट है, जब ये लगा कि पिछड़ों को अपनी ताकत का एहसास हुआ। क्योंकि एक चीज और फैक्ट है कि ये जब ताकत बने हैं, उसके बाद 1-2 चीजें और हमको आपको समझना होगा। जो वंचित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उनका मानना है कि अधिकांश हिंदू धर्म ग्रंथ मनुवादी व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं, और मनुवादी व्यवस्था में ऊंच नीच का भेदभाव रहता है। ये एक है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब जो ये पोस्ट मंडल क्या हुआ कि जो पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई, उसमें सारे जो पिछड़े थे वो अपने अपने जात के नेताओं के पीछे लामबंद होने लगे। उत्तर प्रदेश में अगर वो मुलायम सिंह के पीछे लामबंद हुए, तो बिहार में वो लालू यादव के पीछे लामबंद हुए, यादव की बात कर रहे हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार के पीछे कुर्मी लामबंद हुए। मतलब मैं एक मोटे सिनेरियो की बात कर रहा हूं। अब बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन प्रैक्टिस में क्या करती है? क्योंकि बीजेपी चलती है आरएसएस की ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वो जो उसका जो इलेक्शन स्लोगन और प्रैक्टिस में बहुत फर्क होता है। जैसे उनके इतने राज्य हैं, उसमें वो किसी जगह उन्होंने दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, उन्होंने किसी जगह दलित अध्यक्ष नहीं बनाया उन राज्यों में। अब नई दूसरी चीजें जो आपको सबको समझना होगा कि ये जितनी क्षेत्रीय पार्टीज हैं, जो बेसिकली कुछ जात विशेष का एक उनके यहाँ प्रभाव ज्यादा होता है, वो उनका कोर वोटर होता है, वो सब जातिगत गणना की बात कर रही हैं। ये सारी वो पार्टीज हैं जो मंडल ड्रिवन हैं और जो पिछड़ों की राजनीति करती हैं। अब हो क्या रहा है कि इसके विरोध में जो भी आएगा वो ये माना जाएगा कि वो अपर कास्ट के साथ खड़ा है।
अब बीजेपी वहां खड़ा भी नहीं होना चाहती है, उनके वोट भी चाहती है। बीजेपी की दिक्कत यह है कि आरएसएस की विचारधारा, जहां पर उनका नेतृत्व ही अपर कास्ट है, जो आज तक उनके जो सरसंघचालक हुए हैं वो या तो ब्राह्मण या एक एक्सेप्शन राजपूत का था, नहीं, लेकिन सब अपर कास्ट के थे, लेकिन वोट पिछड़ों के पास है। तो वो एक अजीब सी उलझन में फंस गए हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपको इसलिए बता दूं कि ये चीजें कहां कैसे हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में जब आप इलेक्शन की बात करें, और परसेंटेज को अभी मैं उसमें नहीं आऊंगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 2022 इलेक्शन के कुछ आपको रिकॉर्ड बता दे रहा हूं। ये होता है ना कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि पिछड़ों की राजनीति है, पिछड़ों का जमाना आ गया, पिछड़े ही करते हैं, वही सब जगह है। मैं सबसे ज्यादा एक जात के एमएलए उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के बाद ब्राह्मण हैं, 52 ब्राह्मण एमएलए हैं, एक जात के मैं बोल रहा हूं। दूसरे नंबर पे जो जात आती है जिसके सबसे ज्यादा एमएलए हैं वो राजपूत हैं, 49, और राजनीति पिछड़ों की हो रही है। कुर्मी 41, मुस्लिम 35, यादव 27, ये रेशियो है। ये मैंने आपसे शेयर इसलिए किया कि एक परसेप्शन है ना कि बीजेपी बहुत पिछड़ों की राज, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कितने लोग कहां से आ रहे हैं ये देख लीजिए। और इससे आप एक चीज और समझना होगा आपको कि जैसे आपको सपा का माइंडसेट समझना होगा। सपा ने अभी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की एक दो दिन पहले। हालांकि उन्होंने एक जनरल सेक्रेटरी 15-16 बना दिए। जनरल सेक्रेटरी 15-16 कहां बनते थे, खैर। और जो उनकी कार्यकारिणी बनी और जो पद दिए गए, उसमें अखिलेश यादव जी ने अपने घर में ही बांट दिया सबसे पहले तो। अच्छा, खुद तो अध्यक्ष हैं, राम गोपाल जी कुछ प्रधान सचिव हो गए, सेक्रेटरी जनरल हो गए, शिवपाल जनरल सेक्रेटरी हो गए, धर्मेंद्र यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, एक भाई या भतीजे एक और हो गए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी भी, क्योंकि वो इलेक्टेड एमपी है, वो भी इनवाइटेड सदस्य में होंगी। मतलब घर में ही हो गया सब कुछ। तो एक आध को और कर लेते तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने की जरूरत ही नहीं थी, घर में बैठ के ही मीटिंग हो जाती। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पूरे उसमें आप अगर देखेंगे तो अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। इधर बात बीजेपी करती है पिछड़ी जातों की, लेकिन एक्चुअल क्या होता है वो आप देख रहे हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो ये विवाद हुआ है उसमें चाहे वो जेडीयू लीड कर रही है बिहार में और आरजेडी वहां पे है, और उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी सपा है, दोनों रामचरितमानस की बात को लेकर पिछड़ों को एक जगह लामबंद, एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी समझ है, कि इससे अगर बीजेपी इसको बहुत ज्यादा तूल देगी और हिंदू हिंदू की बात करेगी तो बीजेपी का नुकसान होगा, इसमें कहीं कोई दो या बात नहीं है। अब बात कर ले, क्या राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हो गए हैं? राहुल गांधी इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में बहुत इवॉल्व हुए हैं। और कल जो उन्होंने बर्फबारी के बीच में, यात्रा तो 29 को खत्म हो गई थी, जो उनका श्रीनगर में कल भाषण था वो बहुत भावुक था, बहुत सधा हुआ था। और वहां उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिकली किसी भी अच्छे वक्ता की बात होती है, उन्होंने जो सुन रहे थे उनसे अपना नाता तुरंत जोड़ लिया था। अच्छा, अब राहुल गांधी भी ऐसे हो गए हैं कि उनको अब किसी पद की जरूरत नहीं है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट और ये होना उनके लिए जरूरी नहीं है। उस भाषण की एक बात मैं और कह दूं, जो क्योंकि वो आप लोग भी सुने होंगे, उस भाषण से एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आज आप अगर कश्मीर की बात करें तो वो बैलेंसिंग बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि अगर आप कश्मीरियत या कश्मीरी के पक्ष में खड़े हो दिखाई दे रहे हैं तो वो लगता है कि नहीं आप फोर्सेस के अगेंस्ट हैं, क्योंकि भाई वहां तो सारा कुछ उनका जो कंप्लेन है कश्मीर में वो फोर्सेस से है। राहुल गांधी ने उसको कितना सधे ढंग से बैलेंस किया है और आइडेंटिफाई किया है फोर्सेस को, कश्मीरी जिनके ऊपर ये हो रहा है और अपने को, वो मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं स्टेट्समैनशिप वाला काम था। एक चीज और जरा, क्योंकि राहुल गांधी का जो अभी वो पॉलिटिक्स इतने दिनों से कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि विचारधारा की राजनीति, वो समझना होगा थोड़ा, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा और राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। बीजेपी चुनाव के लिए राजनीति करती है, ये फिर समझ लीजिए, एक बहुत फर्क आपको समझना आसान हो जाएगा। बीजेपी चुनाव के लिए राजनीति करती है, जहां पे भी चुनाव हो वैसी राजनीति। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि वो राजनीति के लिए चुनाव में है, क्योंकि राजनीति करने इसलिए चुनाव में है। फर्क यह है कि जो राजनीति करता है उसके सामने कुछ लक्ष्य होते हैं राष्ट्र, उसके सामने लक्ष्य होते हैं समाज, उसके सामने चुनाव जीतना भी एक काम होता है, लेकिन वो ही अकेला काम नहीं होता है।
क्योंकि राष्ट्र को कैसे बनाना है, समाज को कैसे बनाना है, उसमें जो दिक्कतें हैं उसको कैसे सुधारना है, उसको कैसे एड्रेस करना है। लेकिन अगर आपका केवल चुनाव ही आपकी राजनीति है तो ये दोनों विचारधाराएं फर्क हैं, और राहुल गांधी इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं खड़े होकर दिखा रहे हैं। क्योंकि जो राजनीति केवल चुनाव के लिए है, जो जिसकी सारी ताकत उसमें लग रही है, वो राष्ट्र और समाज का निर्माण नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अब राहुल गांधी के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कोई वो नहीं, लेकिन वो अब बिना कहे एक बड़े नेता बन गए हैं। अब उनका कंपेयर किससे करिएगा? मैं 4-5 पैरामीटर्स में कह रहा हूं। क्या वो एक धर्म के नेता हैं? जो देश के सबसे बड़े नेताओं का आप देख लीजिए, जो हैं वो धर्म विशेष को एड्रेस करते हैं, जिनका है ना कि जिनका बिल्कुल वो दूसरे धर्म को नहीं करते हैं, वो धर्म विशेष को करते हैं। क्या वो एक रीजन के नेता हैं? भाई वो अमेठी से लड़े, इस बार हार गए थे अमेठी से, लेकिन केरल में जाके जीत गए। भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस जिस तरह से कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में मिला, उससे ज़्यादा रिस्पांस आपको कश्मीर में और हरियाणा में और पंजाब में मिल रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। क्या वो एक जात के नेता हैं? क्योंकि ज़्यादातर नेता हमारे यहाँ जात के हैं, उनके पीछे ये जात है, उनके पे वो इसलिए कर दो क्योंकि वो पिछड़े हैं तो पिछड़े के पीछे कर दो। क्या वो एक जात के नेता है? क्या वो एक राज्य के नेता हैं? क्योंकि बार बार होता है ना कि मैं आपके राज्य से हूं, मेरा देखिए यही राज्य है, मैं अगर आपने मुझे हरा दिया, इस तरह की अपील करते हैं ना हमारे बड़े नेता लोग। वो अपने को उस राज्य से आइडेंटिफाई करते हैं। क्या वो एक राज्य के नेता हैं? क्योंकि एक दो चीजें समझना होगा आपको। जो जनरली प्राइम मिनिस्टर की राजनीति करता है वो राज्य की राजनीति नहीं करता है। इट वॉज मतलब मोदी जी अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक राज्य की राजनीति करने के बाद वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए, नहीं तो लोग नेशनल पॉलिटिक्स करते हैं। क्या वो एक जेंडर, वो एक महिला पुरुष में, महिलाओं में, पुरुषों में उनको वोट? मेरे ख्याल में जितने खुले मन से और जितने खुले ढंग से राहुल गांधी एक पुरुष होते हुए महिलाओं से मिल रहे थे, चाहे वो माँ की उम्र की हो, चाहे बराबर की उम्र की हो, चाहे बच्ची हो, वो इस देश का कोई नेता, मुझे नहीं लगता है कि उसके किसी के अंदर इतना कमिटमेंट और इतनी मॉरल स्ट्रेंथ है कि वो सार्वजनिक रूप से किसी महिला को गले लगा ले। है हिम्मत किसी की? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसके पास ये मॉरल स्ट्रेंथ होगी वही ये काम कर सकता है। जिसके पास ये मॉरल प्योरिटी होगी वही काम कर सकता है। और दूसरा, क्या वो आपको कहीं लगता है कि वो एक एज को एड्रेस कर रहे हैं? वो अगर एक तरफ यूथ को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें मुझे ऐसी लगी कि राहुल गांधी के पास इन सब स्कोर्स में जो भी नेता हैं जो अच्छा बोले बुरा, एक जगह उनकी जो बात थी कि वो बोलने में उतने अच्छे वाकपटु नहीं थे, वो उन्होंने इस बार दिखा दिया कि वो वाकपटु भी हैं। जोर जोर से नहीं बोलते हैं, एग्रेसिव आक्रामक नहीं बोलते हैं, वो जय श्री राम नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जय सिया राम बोलते हैं। उनकी स्टाइल बिल्कुल वो फर्क है। अब मैं अंतिम बात, क्या धर्म और जाति देखकर सजा दी जाएगी? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 3 अप्रैल 2022 को एक IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में उनके गेट पर FIR के मुताबिक पुलिस वालों पर हमला करता है। वो पकड़ा जाता है और उसके ऊपर चार्जशीट फाइल होती है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है, जो आज इंडियन एक्सप्रेस में पूरा निकला, क्योंकि आज 1 साल से कम में ही ट्रायल खत्म हो गया और उनको सजा भी दे दी गई। मतलब इतना फास्ट ट्रायल हुआ। आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है के अनुसार PSC के 2 जवान गोपाल गौड़ और अनिल पासवान, ये दोनों PSC के जवान अब्बासी को पकड़ने गए थे तो वो घायल हो जाते हैं और उनका कहना यह है कि उनके हाथ में कोई चाकू था जिससे उनको घायल हो गए। आनंद फानंद में मुकदमा चलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लखनऊ, वो लखनऊ में ट्रांसफर हो गया था केस, विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी अब्बासी को मृत्यु दंड की, फांसी की सजा सुना देते हैं। फांसी की सजा जनरली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सुनाई जाती है, लेकिन वो उनको, अब त्रिपाठी जी का मन है वो सुना देते हैं, वो तो जज साहब हैं, जज साहब कुछ भी कर सकते हैं। आज ही के पेपर में एक दूसरा न्यूज भी आई है। 26 मार्च 2006, आज से 16 साल पहले, पूर्व बीजेपी विधायक मलखान सिंह की हत्या, वहां मामूली चोट लगी है, जो पेपर कह रहा है मामूली चोट, यहां मलखान सिंह की हत्या उनके सुरक्षा गार्ड के साथ हो जाती है। 2 लोगों की हत्या होती है और इसके दोषियों को 16 साल बाद ट्रायल कोर्ट से केवल आजीवन कारावास मिलता है, फांसी नहीं मिलती है। यहां चाकू से हमला करने में फांसी मिल रही है। याद दिलाने के लिए सिर्फ बता दूं, सेंगर जी हैं, वो उन्नाव से विधायक, रेप और बलात्कार के मामले में आपको पता ही है कि वो सजा काट रहे हैं।
आजीवन कारावास। आज आशाराम बापू जी को भी एक, और जो ये तो भाई ये सब लोग दे आर दी ट्रॉफीज ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी, उस पार्टी के सारे नेता कैसे जाके दंडवत करते थे। और आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, मुझे शर्म आई जब मेरे नेता जॉर्ज फर्नांडिस भी उस भीड़ में, कभी अटल जी के साथ, वो भी बैठे हुए मुझे आज दिखाई दिए आशाराम बापू के। मुझे कष्ट हुआ। ये राम रहीम जो हत्या और बलात्कार का दोषी है, वो इस निज़ाम में प्रवचन के लिए कई बार उनको पैरोल दी जाती है, वो जाके बाहर प्रवचन देने लगते हैं हत्या के, और उसमें मतलब सजा काट रहे हैं, लेकिन उनको भी फांसी नहीं दी जाती है। अब्बासी को फांसी क्यों दी गई है, ये जानना है हमको, और आपको इस पर विचार करना चाहिए। यंग है, अगर फांसी नहीं दोगे तो फिर आएगा, बाहर निकलेगा, नौकरी मांगेगा, क्या ये कारण है? पढ़ा लिखा है, IIT बॉम्बे से है, तो ये तो तय है कि नेता बनने लायक नहीं है, तो फिर आप क्यों फांसी उसको दे रहे हैं? आपका कॉम्पिटिटर भी नहीं होगा। क्या वो एक विशेष धर्म से आता है, वो एक विशेष समुदाय से आता है, इसलिए इतनी जल्दी में सजा, और वो भी फांसी की सजा? ये पूछना तो होगा, और ये प्रश्न तो उठेंगे। अब ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर पे आप कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, लेकिन चाकू से किसी कोई घायल हो जाए, उस पर फांसी की सजा, और किसी की हत्या कर दी जाए, उस पर आजीवन कारावास, ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।